प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। सबसे पहले जानते हैं कि जो प्रिंसिपल वर्ड है इसका मतलब क्या है। प्रिंसिपल का मतलब होता है, हिंदी में तो सिद्धांत बोलते हैं, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है गाइडलाइन, जो आपको गाइड करे कि आप कैसे किसी काम को करें, कैसे डिसीजन लें। तो वैसे ही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं ये भी गाइडलाइंस हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइन है जो हेल्प करते हैं मैनेजर्स की मैनेजरियल डिसीजन लेने में। मैनेजर्स को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, तो उनके लिए एक जनरल गाइडलाइन का काम करते हैं प्रिंसिपल। एक चीज और जान लेते हैं शुरुआत में ही कि प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है। प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में दोनों में डिफरेंस है। प्रिंसिपल जो होते हैं वो एक गाइडलाइन होते हैं जनरल, जबकि टेक्निक जो होता है, टेक्निक वो एक सेट वे होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक काम करने का। यानी कि टेक्निक जो होता है, टेक्निक इज ए मेथड टू डू समथिंग, और प्रिंसिपल इज ए गाइडलाइन टू टेक डिसीजन व्हाइल डूइंग समथिंग। जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो ये गाइडलाइन है, जबकि वो एक तरीका होता है काम करने का। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसकी नेचर क्या है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की नेचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो हर तरह की संस्था में है, चाहे कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सब जगह ये एप्लीकेबल है। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बने हैं वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से बने हैं, यानी कि किसी ने प्रैक्टिस किए और अनुभव किए उसके बाद प्रिंसिपल्स बने। फ्लेक्सिबल, ये जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल किस लिए हैं? क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो अप्लाई होते हैं वो ह्यूमन पे होते हैं, और ह्यूमन की नेचर और ह्यूमन का जो वर्क होता है वो हमेशा चेंजिंग होता है। तो क्योंकि वो चेंजिंग होता है, चेंजिंग एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, इसलिए जो प्रिंसिपल हैं ये भी चेंजिंग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। मेनली बिहेवियरल, ये मेनली बिहेवियरल होते हैं। बिहेवियरल का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं ये बिहेवियर में चेंज लाते हैं। इनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि इनको अप्लाई करें तो हमें बिहेवियर में कुछ चेंज देखें। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर कॉज है तो उसका इफेक्ट हमें दिखेगा। जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, अगर पुअर डिसिप्लिन है तो उसका इफेक्ट हमको दिख सकता है कि पुअर परफॉर्मेंस, अगर बेटर डिसिप्लिन है तो इसका इफेक्ट हमें दिख सकता है कि बेटर परफॉर्मेंस। जनरल गाइडलाइन, अगली बात, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो जनरल गाइडलाइन है। जनरल या स्पेशल, दो चीजें हो सकती हैं। स्पेशल होता है जब कोई चीज केस बेस्ड होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर केस में अप्लाई हो सकता है, जबकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइन है। जनरल का मतलब होता है कि जनरली ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस में अप्लाई हो सकते हैं, उनका अप्लाई करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट ये जनरल होते हैं। हर तरह की सिचुएशन में आपको ये मार्गदर्शन का काम करते हैं, गाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है कि कोई चीज एकदम रिजिड ना हो, रिजिड ना हो, वो कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट कैसे है कि अगर कोई प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, तो वो ऐसा नहीं कि हमेशा एक तरीके से ही अप्लाई होगा, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग और उस पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव संभव है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन अगर आर्मी में होगा तो उसका लेवल अलग हो सकता है, तरीका स्कूल में होगा अलग हो सकता है, और इवन जैसे स्कूल में भी मान लो आज से 10 साल पहले जो तरीका था डिसिप्लिन का और आज जो है उसमें बदलाव दिखेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये कंटिंजेंट है, कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, परमानेंट चीज नहीं है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस या इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इनका महत्व क्या है, क्या इनकी नीड है। सबसे पहला यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। देखिए इंसाइट का मतलब होता है कि जो हमें फ्यूचर के बारे में दिखा दे कि क्या हो सकता है। तो यूजफुल इंसाइट होते हैं रियलिटी के बारे में, मतलब पहले से ही ये प्रिंसिपल्स जो हैं अनुभव करके विद्वानों ने बनाए होते हैं, और इनके आधार पे हम जो वास्तविकता में इंसाइट कर सकते हैं कि कैसे हम कोई पर्टिकुलर डिसीजन लें, उसका हमें पहले से एक तरह से ज्ञान हो जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनका प्रिंसिपल्स का हम यूज करके, क्योंकि ये तजुर्बे से बनाए गए हैं, पर्टिकुलर सिचुएशंस देखी गई हैं, तो इनका अगर हम यूज करेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। साइंटिफिक डिसीजन,
जो डिसीजन होते हैं प्रिंसिपल बेस्ड वो साइंटिफिक डिसीजन होते हैं। साइंटिफिक डिसीजन क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स बनते हैं ये एक्सपीरियंस से बनते हैं, अनुभव से बनते हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन में चेक करके बनते हैं, तो इसलिए इनके जो डिसीजन होते हैं वो साइंटिफिक रहते हैं। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट को मीट करते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इसलिए ये बदलते एनवायरनमेंट को भी मीट करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च, अगली बात है कि मैनेजमेंट के ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। हम मैनेजर्स को ट्रेनिंग देते हैं, रिसर्च कर सकते हैं मैनेजर्स, तो उसके लिए उनको एक बेस चाहिए होता है प्रीवियस, तो वो प्रीवियस बेस देने का काम भी ये प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के करते हैं। फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट किसी संस्था में जब काम करता है तो उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल भी होते हैं, पर्सनल भी होते हैं, सोशल भी होते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं ये सोशली रेस्पॉन्सिबल करने के लिए भी लोगों को प्रेरित करते हैं मैनेजमेंट को। नेक्स्ट है फेयोल प्रिंसिपल। अब फेयोल के प्रिंसिपल देखिए, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट थिंकर्स ने अलग अलग बताए हैं। हम जो इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वो फेयोल के प्रिंसिपल्स और टेलर के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फेयोल के बारे में। फेयोल कौन थे? हेनरी फेयोल, जिनका टाइम पीरियड था ये 1841 से 1925 तक, ये एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। ये एक फ्रेंच पर्सनल थे। उन्होंने ग्रेजुएट किया था माइनिंग एकेडमी ऑफ सेंट एटेने से 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग, यानी कि ये माइनिंग इंजीनियर थे। इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है और इनको फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए। तो देखिए फेयोल, इसको एक तरह से याद रख सकते हैं, फेयोल ये फ्रेंच थे और इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, और जो 14 प्रिंसिपल दिए थे वो भी फंडामेंटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल थे। इनके 14 प्रिंसिपल फेयोल ने दिए, फ्रेंच थ्योरिस्ट थे ये। अब आगे देखते हैं, इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसमें इन्होंने इन प्रिंसिपल्स का डिस्कशन दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एक्ट जनरल 1917 में। इसका इंग्लिश अनुवाद हुआ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से। इनके जो 14 प्रिंसिपल्स थे वो कौन कौन से थे, तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क। इनका मानना था कि जो वर्क है उसको डिवाइड किया जाए, क्योंकि वर्क को अगर डिवाइड कर देंगे तो हर पर्सन को अलग अलग काम मिलेगा और वो अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाएगा उसको करते करते। फिर उसको उन्होंने कहा कि वर्क को हमने डिवाइड तो कर दिया, बट जब डिवाइड करने के बाद अब हमें यह भी तय करना पड़ेगा कि जिन लोगों को वो डिवाइड करके हमें सौंपना है उन लोगों को हमें अथॉरिटी देनी पड़ेगी ताकि वो उस काम को पूरा कर पाए, और साथ ही साथ उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी ताकि उनको जो अथॉरिटी मिली है उसका वो मिसयूज ना करें। तो हमने अथॉरिटी दी उनको और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी। अथॉरिटी क्या है? ये राइट होता है कि कोई पर्सन ऑर्डर दे सकता है, उसको पावर होती है और अपने आदेश का पालन करा सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी आउटकम होती है अथॉरिटी का, कि वंस आपको एक अथॉरिटी मिली तो आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस अथॉरिटी के हिसाब से उसका सही उपयोग करें और आप उस परफॉर्मेंस को करके दिखाएं जिसके लिए आपको अथॉरिटी मिली है। अथॉरिटी फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, और अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में एक प्रॉपर बैलेंस का भी होना जरूरी होता है। अब बात आती है कि हमने अथॉरिटी भी तय कर दी, रेस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी पर्सन की, लेकिन अब ये चेक करेंगे कि वो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करे, तो इसके लिए डिसिप्लिन का होना जरूरी है। तो डिसिप्लिन का होना जरूरी है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन है क्या। डिसिप्लिन का मतलब होता है जो रूल और रेगुलेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, या जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशंस है उनका पालन किया जाए, उनका ऑबिडियंस किया जाए, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। तो अगर इनका डिसिप्लिन होगा तो संस्था में बेटर परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं। अब है जो डिसिप्लिन होगा उसको इफेक्टिवली मेंटेन करने के लिए हमें कुछ और चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। डिसिप्लिन तभी काम कर पाएगा, डिसिप्लिन हम मैनेज तो कर देंगे लेकिन वो होगा कैसे? यूनिटी ऑफ कमांड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर एक जो पर्सन है अगर उसके ऊपर हम 2 ऑफिसर लगा देंगे, 2 जगह से उसको आदेश हम देंगे, तो वो प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, जिससे डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए हमें यूनिटी ऑफ कमांड को ध्यान में रखना पड़ता है, इसको एनफोर्स करना पड़ता है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है कि एक व्यक्ति को एक ही ऑफिसर से आदेश मिलने चाहिए ताकि वो उनको समय से पूरा कर पाए। एक ऑफिसर से सबॉर्डिनेट को, एक सबॉर्डिनेट को आदेश मिलने चाहिए, यानी कि एक सबॉर्डिनेट जो होता है, वन सबॉर्डिनेट कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स। तो इसलिए
वो काम करेगा स्ट्रिक्टली, उसके ऊपर एक बॉस होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये मेरा बॉस है, इससे मुझको केवल आदेश मिलते हैं। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब बात आती है कि ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड तो हो गई कि एक बॉस से एक जो सबऑर्डिनेट है उसको आदेश मिलेगा, बट पूरी टीम काम कर रही होती है, तो जो टीम काम कर रही होती है उसके टीम के काम को भी हमें देखना पड़ेगा। टीम का जो काम होता है उस टीम को एक जगह से डायरेक्शन मिलनी चाहिए, यानी कि जो पूरा ग्रुप होता है, पूरा ग्रुप जो काम कर रहा होता है उसको जो डायरेक्शन मिलेंगे वो एक जगह से डायरेक्शन मिले और उनकी जो पॉलिसी बने वो एक जगह से बने, ताकि वो फोकस हो पाए और कोऑर्डिनेशन उनमें बेटर हो पाए। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगली बात है कि हमने ठीक है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी कर दिया, मतलब जो डायरेक्शन है वो एक जगह से मिल रहा है, मतलब जो पॉलिसी है वो एक जगह से बन रही है पूरे ग्रुप के लिए। यूनिटी ऑफ कमांड भी हमने कर दिया कि एक पर्सन को जो आदेश मिलते हैं वो एक ऑफिसर से मिलते हैं, उसको पता है कि मेरा ऑफिसर ये है, मुझे इसकी बात माननी है, तो एक एक करके इन सबको पता है, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड है, इनको हर एक को पता है मेरा बॉस ये है। और इस पूरे ग्रुप को यहाँ से जो डायरेक्शन मिल रही है, एक जगह से पॉलिसी बन रही है, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। अब बात आती है कि इनके सबके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं सभी लोगों के, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो हम कब सफल हो पाएंगे अपने काम में, जब ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जब इनके माइंड में ये बात आ जाए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि है और हमारा जो इंटरेस्ट है वो उसके बाद आता है। तो पहले हम संस्था के ऑब्जेक्टिव की पूर्ति करें, हमारा जो इंटरेस्ट है, जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो इसके अंदर है, इसके मातहत है, हमें पहले ये पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब अगली बात है कि अगर एम्प्लॉय ये कोई मानेगा कि भी मेरा जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो बाद में है और संस्था का इंटरेस्ट पहले है, तो इसके लिए हमें उसको ऑब्लाइज करना पड़ेगा। ऑब्लाइज कैसे करना पड़ेगा, उसको हमें रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, उसको रेम्यूनरेशन हमें जो सफिशिएंट रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है रीजनेबल, हमें अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी, और जो अमाउंट हम पे करेंगे वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, फेयर दोनों के लिए, एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब अगली बात है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का होना भी बहुत जरूरी है। मतलब संस्था में जब हम काम कराते हैं लोगों से, तो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो लोगों को अपने लेवल पे लेने पड़ते हैं, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे हैं जिनकी जरूरत होती है कि वो टॉप मैनेजमेंट से लिए जाएं। तो इसलिए जब कोई डिसीजन टॉप मैनेजमेंट से लिया जाता है तो वो सेंट्रलाइजेशन कहलाता है, और अगर हम डिसीजन को या पावर को नीचे के ऑफिशियल्स में बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। यानी कि अगर पावर या अधिकार नीचे की तरफ जाते हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन, और सारे अधिकार अगर ऊपर की तरफ समट जाएं तो सेंट्रलाइजेशन। अब ये दोनों ही सिचुएशन ऐसी हैं कि दोनों की रिक्वायरमेंट हमें अलग अलग चीजों के लिए पड़ती है। जो महत्वपूर्ण डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा होने चाहिए, और जो कम महत्वपूर्ण डिसीजन है, डे टू डे के डिसीजन है, वो लोअर लेवल्स पे निपटा लेने चाहिए। तो इसलिए हमें इन दोनों का प्रॉपर मिक्स चाहिए, यानी कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हमें दोनों ही चाहिए, प्रॉपर बैलेंस में होना चाहिए। अगली बात है स्केलर चेन। अब है कि एक स्केलर चेन होना चाहिए। स्केलर चेन का मतलब यह है कि हमने ये तो देखा कि एक ऑफिसर होगा, नीचे सबऑर्डिनेट होंगे, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, बट जब कोई आदेश ऊपर से आए तो उसका पालन होना चाहिए। यहां से कोई आदेश जाए तो इसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो इसका पालन करें, यानी कि एक स्केलर चेन, एक सीधी श्रृंखला होनी चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो स्केलर चेन का मतलब होता है कि हाईएस्ट लोएस्ट रैंक तक एक सीधी रेखा होनी चाहिए, और उस रेखा में लोग एक दूसरे के अंडर होने चाहिए, ताकि वो इसको आदेश दे, ये इसको आदेश दे, ये इसको आदेश दे, और ये एक चेन बनी रहे, उसका वायोलेशन ना हो कहीं पे, स्केलर चेन कहलाता है। नेक्स्ट है ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे जो ऑर्डर है इसका मतलब होता है, हिंदी में क्रम बोलते हैं, यानी कि प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल वो ये कहता है कि जो पीपल या मटेरियल जो भी है वो सूटेबल प्लेस होना चाहिए हर एक के लिए संस्था में, और हर एक पर्सन अपने सूटेबल प्लेस पे होना चाहिए। मतलब हर जगह के लिए एक, हर पर्सन के लिए और हर सामान के लिए एक जगह निर्धारित हो संस्था में, और हर एक पर्सन और हर व्यक्ति अपनी निर्धारित जगह पे हो। ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, क्योंकि अगर ये फॉलो नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है यहाँ पे समता, समान भाव। तो जो एम्प्लॉइज हैं वो इक्विटी का भाव होना चाहिए, यानी कि जो ऑफिसर है वो अपने सबऑर्डिनेट को एक इक्वली यानी कि फेयरली उनके साथ ट्रीटमेंट करे, सबके साथ, कोई किसी के साथ बायसनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो उससे मतलब जब इक्विटी होगी, जब बायसनेस नहीं होगा तो एम्प्लॉय लॉयल होंगे और उनमें डिवोशन आएगी संस्था के प्रति। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। लोगों
कि जो एम्प्लॉयमेंट का टेन्योर है वो स्टेबल होना चाहिए। मतलब बहुत जल्दी अगर लोग काम छोड़कर चले जाएंगे संस्था को तो उससे नुकसान होता है संस्था का, बार बार हमें लोग ट्रेन करने पड़ते हैं। तो एक बार अगर लोग आ गए तो मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो लंबे समय तक संस्था में टिकें ताकि उनका बेनिफिट मिल पाए उनकी परफॉर्मेंस का। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि हम एम्प्लॉय में एक ऐसा मोटिवेशन लाएं, सेल्फ मोटिवेशन उसके अंदर आए और वो फर्स्ट स्टेप लेने की कोशिश करे काम करते समय। इनिशिएटिव एनकरेज किया जाना चाहिए एम्प्लॉय को ताकि वो इनिशिएटिव ले पाए। नेक्स्ट है एस्पिरिट डे कॉर्प्स। एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब होता है कि एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए लोगों में जो काम करने वाले हैं, और इसके लिए जो मैनेजर है उसको आई की जगह वी का भाव रखना चाहिए, यानी कि मैं की जगह हम रहना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉइज हैं उनको लगे कि हम भी इस डिसीजन में शामिल हैं। तो नेक्स्ट है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी तक हमने 14 प्रिंसिपल फेयोल के देखे, अब देखेंगे टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है एग्जैक्टली इस बात की पहचान करना कि हम क्या करना चाहते हैं और लोगों से फिर वो ये देखना कि वो उसको अच्छे तरीके से और चीपेस्ट तरीके से करें, यानी कि क्लैरिटी रखना कि हमें क्या करना है और फिर हमें उसको बेस्ट तरीके से कराना, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण स्ट्रीम है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ मैनेजमेंट की। जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है मैनेजमेंट का, तो इसका मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आप ट्राई करेंगे आंसर देने का, फिर उसके बाद मैं बता भी दूंगा साथ ही साथ। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है मैनेजमेंट का, इसके जो ब्रांचेज हैं उनमें एक तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, और कौन कौन से हैं? तो और जो इसके मेजर ब्रांचेज हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेसी, ये भी इसी के ब्रांच है। अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में। इनका जो टेन्योर था वो 1856 से 1915 रहा। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो जो टेलर थे ये अमेरिकन थे और ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने जो काम किया वो किया इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के इंप्रूवमेंट के लिए। मतलब जो टेलर थे इन्होंने इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम किया, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के काम किया। जबकि जो फेयोल थे उन्होंने जनरल जो मैनेजमेंट है उसके प्रिंसिपल बताए, यानी कि मैनेज कैसे करें। उनके जो प्रिंसिपल थे वो टॉप मैनेजर्स के लिए थे कि वो कैसे मैनेज करें अपने एम्प्लॉइज को। 1874 में वो अप्रेंटिस मैकेनिस्ट बने थे, क्योंकि काफी लोअर लेवल से इन्होंने अपनी जॉब की शुरुआत की थी और ये 18 ईयर्स की जब इनकी एज थी तभी उन्होंने 17-18 की एज थी उसी समय इन्होंने काम कर दिया था लोअर लेवल से। बाद में इन्होंने फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। टेलर बने बाद में फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाए। और टेलर के वर्ड्स में साइंटिफिक मैनेजमेंट को इस तरह डिफाइन किया गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। आप लोगों से क्या कराना चाहते हैं, सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, और फिर ये देखना कि वो उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे से करें, तरीके से करें। अब है प्रिंसिपल्स। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स टेलर के अकॉर्डिंग है वो कौन कौन से हैं? 4 मेजर प्रिंसिपल्स हैं इनके बताए हुए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अब एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को भी समझते हैं। सबसे पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहां पे ये कहते हैं, टेलर का मानना है कि जो मैनेजमेंट है वो एक साइंस है। साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज, ना कि कोई रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब ऐसा नहीं कि हिट एंड ट्रायल कुछ भी करके देख लो। तो ये जो साइंस है ये मैनेजमेंट है। टेलर कहते हैं कि इवन ए स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिग्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्स कार, हम बॉक्स कार में यानी कि जो ट्रॉली होती है उसमें हम आयरन के जो पिग हैं उसके जो गांठ हैं उनका जो आयरन के टुकड़े हैं उनको अगर हम रख के ले जाते हैं तो उसमें भी हम साइंटिफिकली प्लान करके और मैनेज करके करेंगे तो हम बेटर वहां पे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, हम ज्यादा सामान ले जा सकते हैं। अगर सिंपली कोई पर्सन ऐसे वजन को उठा के ले जाएगा तो हो सकता है वो उतना नहीं उठा पाए, लेकिन एक बॉक्स कार हम बना लें, उसमें 2 टायर लगा दें तो उस पर वो बहुत ज्यादा वजन आसानी से लेके जा सकता है खींच के। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी। वर्क स्टडी करके और इन्वेस्टिगेशन करके हम बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से बेटर मेथड है।
बाद में हम उनको यूनिफाई कर सकते हैं, जो अच्छे हमने मेथड पाए उनको यूनिफाई कर सकते हैं, एक साथ हम ला सकते हैं और फिर हमको स्टैंडर्ड मेथड डेवलप कर सकते हैं इसके आधार पे। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का तरीका उन्होंने बताया और इसलिए उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट एक साइंस है, हमें साइंटिफिक अप्रोच रखनी चाहिए छोटे से छोटे काम में भी। नेक्स्ट है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगली बात है कि जो साइंस है वो डिस्कॉर्ड की बात नहीं करता, वो हार्मोनी की बात करता है, यानी कि मतभेद की बात नहीं करता, वो सामंजस्य की बात करता है। टेलर कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज फॉर इट्स फाउंडेशन इन द फर्म कन्विक्शन दैट ट्रू इंटरेस्ट ऑफ टू आर वन एंड सेम। टू यहाँ का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉयर या जो एम्प्लॉई है, वो दोनों जो हैं, इनका मानना है कि ये फर्म कन्विक्शन है साइंटिफिक मैनेजमेंट का कि ये ट्रू इंटरेस्ट में है, दोनों के में ही। अगर हम साइंटिफिकली मैनेज करेंगे तो इससे दोनों को फायदा है। दैट प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉइज एंड वाइस वर्सा। मतलब इनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम एम्प्लॉयर की प्रॉस्पेरिटी को तो देखें लेकिन एम्प्लॉय की प्रॉस्पेरिटी को भूल जाएं तो लंबे समय तक एम्प्लॉयर भी प्रॉस्पेरिटी नहीं अचीव कर पाएगा। मतलब एम्प्लॉयर अपने फायदे की सोचे और एम्प्लॉइज के नुकसान करे या उनका फायदा नहीं करे तो वो ज्यादा लंबे समय तक वो भी फायदा नहीं उठा पाएगा। और यही बात वाइस वर्सा भी सही है, मतलब इसका उलट भी कि अगर एम्प्लॉइज को लगता है कि वो केवल अपने हित में सोचें, संस्था के हित में ना सोचें, मैनेजमेंट के हित में ना सोचें, तो वो भी ज्यादा लंबे समय तक अपना हित नहीं कर पाएंगे। तो दोनों का जो हित है वो एक साथ है, दोनों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उनको मतभेद नहीं रखना चाहिए अपने माइंड में अलग अलग। हमें उनको कॉन्फ्लिक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि हार्मोनी रखनी चाहिए। दोनों एक साथ ही अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को। टेलर ने रिकॉग्नाइज किया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसी की मदद नहीं करता, ना तो फैक्ट्री मैनेजर्स की और ना ही वर्कर्स की। इसलिए उन्होंने एम्फेसाइज किया कि एक कंप्लीट हार्मनी की रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट में और वर्कर्स में। मैनेजमेंट को और वर्कर्स को एक मानसिक क्रांति की जरूरत होती है, एक मेंटल रिवॉल्यूशन की जरूरत होती है, अपने विचारों के रिवॉल्यूशन की जरूरत होती है कि मैनेजमेंट ये सोच के चले कि जो एम्प्लॉइज हैं वो भी हमारे लिए जरूरी है, एम्प्लॉइज का बेनिफिट होगा तो वो अच्छा काम करेंगे। और एम्प्लॉइज को सोचना चाहिए कि अगर संस्था का अच्छा परफॉर्मेंस होगा, संस्था अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो हमारे लिए भी बेटर संस्था करेगी। नेक्स्ट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये जो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड को और अगले लेवल पे ले जाता है। इसमें जो टेलर हैं वो ये कहते हैं कि देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स हो या मैनेजमेंट जो भी हैं उनमें सभी में जो बंटवारा हो काम का या रेस्पॉन्सिबिलिटी का वो बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और उस काम को करने में उनमें कोई कंपटीशन नहीं रहना चाहिए बल्कि उनमें कॉपरेशन रहना चाहिए हमेशा। देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। उनमें पूरी तरह से कंपटीशन ना हो करके कॉपरेशन होना चाहिए, कोई इंडिविजुअलिज्म का भाव नहीं होना चाहिए। तो इससे जो हार्मोनी है वो और बढ़ेगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अगली बात है टेलर कहते हैं कि कंसर्न फॉर एफिशिएंसी कुड बी बिल्ट इन राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द एम्प्लॉय सिलेक्शन। मतलब ये कहते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो इस चीज की बात करता है कि हर पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक, मतलब जहां तक संभव है उसका विकास वहां तक उसका विकास होना चाहिए। और एफिशिएंसी का हमें जो कंसर्न है यानी कि एफिशिएंसी का जो ध्यान है हमें राइट फ्रॉम द एम्प्लॉय सिलेक्शन हमें रखना चाहिए, यानी कि जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसी समय से हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि जितनी जिसकी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग उसको काम मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड करती है लार्ज एक्सटेंट ऑन पर्सनल कॉम्पिटेंसी। मतलब जो व्यक्तिगत कॉम्पिटेंसी उनकी क्षमता है काम करने की उस पर डिपेंड करती है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। इसलिए ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। हर एक पर्सन का जो सिलेक्शन है वो साइंटिफिकली होना चाहिए, जिस काम की वो काबिलियत रखता है उस काम के लिए उसका सिलेक्शन होना चाहिए। वर्कर ट्रेनिंग इज एसेंशियल। उसके बाद फिर वर्कर की ट्रेनिंग भी जरूरी है ताकि जो बेस्ट मेथड है जो डेवलप किए गए हैं उनको सिखाया जा सके, ट्रेन किया जा सके। एवरी पॉसिबल एफर्ट शुड बी मेड फॉर वर्कर डेवलपमेंट। हर एक पॉसिबल एफर्ट किया जाना चाहिए वर्कर के डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से 4 मेजर प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अब बारी आती है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो टेक्निक्स है और प्रिंसिपल्स हैं वो क्लैरिटी रखें अपने माइंड में अलग अलग। एक ऐसा क्वेश्चन एक दफे आया था तो उसमें शायद टेक्निक पूछी थी, लोगों ने प्रिंसिपल पे निशान लगा दिया था। तो यहां से मुझे लग रहा है इसको क्लैरिटी बना के रखें आगे से। टेक्निक्स क्या है, ये काम करने के तरीके हैं, स्टेप बाय स्टेप तरीके हैं कि कैसे काम करना है, जबकि वो गाइडलाइन है।
इनमें जो मेजर टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की हैं टेलर के द्वारा सुझाई गई, उनमें फंक्शनल फॉरमैनशिप जो है ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है एक, उसका ये एक्सटेंशन है, यानी कि काम का बंटवारा होना चाहिए, ये उसको और अगले लेवल पे ले जाता है। इसमें टेलर ने बताया, क्योंकि टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है फैक्ट्री यानी कि वर्कशॉप यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो सीधे वहीं पे इसकी टेक्निक है। फैक्ट्री मैनेजर के बारे में उन्होंने बताया कि एक फैक्ट्री मैनेजर जो होता है पूरी फैक्ट्री को मैनेज करता है, उसको दो डिपार्टमेंट में अपना काम बांट लेना चाहिए। पहले एक प्लानिंग का काम और एक प्रोडक्शन का काम। तो एक प्लानिंग इंचार्ज होना चाहिए और एक प्रोडक्शन इंचार्ज होना चाहिए, एक प्लानिंग इंचार्ज एक प्रोडक्शन इंचार्ज। अब आगे जो प्लानिंग और प्रोडक्शन है ये काम भी हमें एक्सपर्ट में बांट देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो प्लानिंग इंचार्ज है उसके अंडर भी 4 सेपरेट पर्सनल, 4 व्यक्ति अलग होने चाहिए। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। इसमें उन्होंने कहा कि जो प्लानिंग है तो प्लानिंग का काम भी आगे 4 हिस्सों में बांटना है। 4 हिस्सों में कैसे कि एक पर्सन होगा जो प्लान करेगा इंस्ट्रक्शंस के लिए कि क्या इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, यानी कि जब लोग काम पे आएंगे तो ये उनके लिए इंस्ट्रक्शन कार्ड बना के रखेगा, सूचना है। तो ये प्लान करता है कि क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, और प्लानिंग में सबसे पहला काम यही है कि इंस्ट्रक्शन देना। जो इंस्ट्रक्शन जब मिल जाएंगी तो अगला एक एक्सपर्ट होगा जो रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का मतलब होता है कि वो उनको रूट चार्ट बताएगा कि आपको कहां जाना है, क्या करना है, ये बताता है। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने इंस्ट्रक्शन दे दी, रूट क्लर्क ने रूट बताया। जब रूट बता दिया तो लोग काम करना शुरू करेंगे। तो अब एक जो प्लानर है वो इनको ये भी बताएगा कि आप जब काम करेंगे तो आप ध्यान रखना कि कितना टाइम आपको लगाना है इस काम में और उस काम में कितनी कॉस्ट जाएगी, यानी कि आपको कितनी चीज यूज करनी है। रॉ मटेरियल यूज करेंगे कुछ भी तो कॉस्ट बढ़ती है, कितने समय में समाप्त करना है। तो ये भी एक प्लानर होता है, ये प्लानिंग देता है। और चौथा जो प्लानर होता है वो होता है डिसिप्लिनेरियन। ये देखता है कि जब ये काम हो रहा है, जो टाइम और कॉस्ट जो बताई गई थी तो उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करते रहना और उसको इंश्योर कराना, ये डिसिप्लिनेरियन का काम है। यानी कि प्लानिंग इंचार्ज के अंतर्गत 4 लोग होते हैं और ये एकदम सीक्वेंस में है। पहला इंस्ट्रक्शन देता है, दूसरा रूट बताता है, तीसरा टाइम और कॉस्ट के बारे में बता देता है, चौथा डिसिप्लिन मेंटेन कराता है। अब आगे बढ़ते हैं अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज। अब एक जो प्रोडक्शन का एक्सपर्ट है प्रोडक्शन इंचार्ज, उसके अंडर भी 4 लोग काम करते हैं। और जो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर जो 4 लोग काम करते हैं वो है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। और इनका भी चारों का सीक्वेंस है। यानी कि जब आपने काम करना शुरू कर दिया, डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रहा है, तो एक एक्सपर्ट होता है, क्योंकि ये तो प्लानिंग वाले थे। अब जब कोई काम कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो सही है या नहीं है, इस बात को कौन तय करेगा? इसके लिए हमें वो एक्सपर्ट चाहिए जिसको स्पीड की जानकारी हो कि कितनी स्पीड से काम हो सकता है। तो ये स्पीड का एक्सपर्ट होता है स्पीड बॉस। ये टाइम को देखता है कि पर्टिकुलर स्पीड से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगली बात, अब होता है कि जब सब लोग काम कर रहे होते हैं तो उनका जो ग्रुप है उस ग्रुप में से ही एक हेड होता है जो स्पीड के अलावा बाकी सारी चीजों को देखता है कि सारे लोग ठीक से काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन उनकी बनाए रखना। वो उनकी टोली का हेड होता है, गैंग बॉस होता है। गैंग बॉस उनको प्रॉब्लम आने पे उनको सजेशन भी देता है, गैंग बॉस। तो स्पीड बॉस स्पीड को मेंटेन कराता है, गैंग बॉस पूरी ग्रुप का हेड होता है, वर्कर्स में से ही होता है, और एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट वर्कर होता है पुराना। फिर है रिपेयर बॉस। अब अचानक मान लो कोई कमी आ गई किसी काम में, तो जो गैंग बॉस है वो उस कमी को देखेगा और वो कहेगा कि इसको सही कराइए। तो रिपेयर बॉस की ड्यूटी आएगी। जो रिपेयर बॉस है वो रिपेयर का एक्सपर्ट होता है, वो उस चीज को रिपेयर करेगा। तो इस तरह सामान बनने लगेगा, और जब बनने लगेगा तो फाइनली इंस्पेक्टर जो होता है वो चेक करेगा कि क्वालिटी सामान की सही है या नहीं है, जो डिजायर्ड थी वही है या नहीं है। तो इस तरह ये 4 एक्सपर्ट यहाँ पे काम करते हैं। इस तरह जो एक वर्कर होता है अल्टीमेटली वो 8 लोगों से ऑर्डर ले रहा होता है, यहाँ पे 8 पर्सनल से। इनको फोरमैन भी कहते हैं एक्सपर्ट को।
अब है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, अगली टेक्निक। हालांकि ये दोनों अलग अलग टेक्निक भी बोली जा सकती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एक टेक्निक है, सिंप्लीफिकेशन एक टेक्निक है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो काम को अच्छे तरीके से कराने के लिए पहले से स्टैंडर्ड तय कर देती है हर एक काम के, छोटी से छोटी एक्टिविटी के, उसका टाइम का, उसके कॉस्ट का, सब चीजों का स्टैंडर्ड तय कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड वो बेंचमार्क होते हैं जो अचीव करने हैं, लोगों को पहले से बता दिए जाते हैं कि आप इतना सामान बनाओगे, ये स्टैंडर्ड है। अब कोई उससे अच्छा बना दे तो इसका मतलब उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, उससे कम बनाएगा तो उसको बोला जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कम है। तो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन में, ताकि मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है चीजों को आसान करना, तरीकों को आसान करना, काम को आसान करना, सिचुएशन को आसान करना। तो ये कैसे होता है कि जो अननेसेसरी वैरायटी होती हैं, अननेसेसरी साइज होते हैं, अननेसेसरी ग्रेड होते हैं, उनको हटा देना, एलिमिनेट कर देना। केवल जो आवश्यक टाइप की चीजें हैं उनको बचाए रखना, क्योंकि ऐसा करेंगे तो कॉस्ट भी मिनिमम होगी और रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज होंगे, यानी कि जो एफर्ट है वो वेस्ट नहीं जाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। ये भी एक टेक्निक है। ये जो टेक्निक है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, ये चार हैं स्टडी। इनको वर्क स्टडी कहा जाता है मिलाकर के, वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी में हम पहली देख रहे हैं मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या है? मेथड स्टडी है कि जो काम करने के मेथड हैं उनको चेक किया जाता है, और जो बेस्ट मेथड है उसकी पहचान की जाती है, जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा था जिस मेथड का, उसकी पहचान की जाती है और उसको प्रमोट किया जाता है कि लोग इस मेथड से काम करें। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन का मतलब मूवमेंट। जब लोग काम करते हैं तो एक वर्कर क्या क्या मूवमेंट कर रहा है उसको चेक किया जाता है। अब उन मूवमेंट से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से मूवमेंट या कौन से मोशन ऐसे थे जो प्रोडक्टिव थे और कौन से ऐसे थे जो अनप्रोडक्टिव थे। तो जो आइडियल प्रोडक्टिव मूवमेंट होते हैं, यानी कि जिनके रिजल्ट अच्छे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। और जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट थे, ऐसे मूवमेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं रहता है बट करता है व्यक्ति, उनको उनकी रिकॉर्डिंग करके, उनको दिखा करके, एक्सपर्ट के द्वारा पहचान करके ऐसी चीजों को, ऐसी मोशन को, मूवमेंट को एलिमिनेट कर दिया जाता है कि आगे से आप ऐसा नहीं करोगे। तो इससे क्या स्पीड बढ़ जाती है काम की। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में इसमें क्या होता है कि टाइम देखा जाता है, ये चेक किया जाता है कि किसी काम को करने में कितना समय लग रहा है। इसके आधार पर ये चेक करने में आसानी रहती है कि स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए, और इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे स्टॉप वॉच अपनाई जाती है कि वॉच शुरू कर दी, कितने समय में आप काम करोगे, वहां तक हो जाना चाहिए कंप्लीट। तो इस तरीके से टाइम सेट किए जाते हैं कि प्रॉपर टाइम से काम हो। नेक्स्ट होता है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी जो होती है, इसको हिंदी में थकान बोलते हैं, थकान अध्ययन। फैटिग स्टडी इसलिए की जाती है कि कोई व्यक्ति काम करने के बाद कितनी देर बाद थकान का अनुभव करता है। वास्तव में जब वो थकान का अनुभव करता है तब उसको रेस्ट की जरूरत होती है। अगर हम अनसाइंटिफिकली करेंगे तो हम पहले से ही तय कर देते हैं कि 8 घंटे का ड्यूटी है आपकी और आधा घंटे बीच में आपको ब्रेक मिलेगा। तो अब हमने साइंटिफिक स्टडी तो की नहीं कि ब्रेक की जरूरत कब है। मान लो एक व्यक्ति कोई काम करना शुरू करता है, 2 घंटे बाद उसको थकान होने लगती है तो स्पीड कम हो जाती है उसकी, तो अब उसको ब्रेक की तो यहां जरूरत है। हमने इसको 4 घंटे बाद कर रखा है, तो 2 घंटे बाद उसको हल्का, चाहे हम 5 मिनट का ब्रेक दें, टी ब्रेक दें। अच्छा, ये भी चेक किया जाता है, साइंटिफिकली चेक करना होता है। ये भी देखा जाता है कि कितना ब्रेक करके उसकी जो एनर्जी है वो बढ़िया हो जाएगी, फिर से वो दोबारा से रिफ्रेश महसूस करेगा और फिर से तेजी से काम करेगा। तो इस तरह फैटिग स्टडी की वो फैटिग स्टडी जो की जाती है वो इसलिए की जाती है कि कितने रेस्ट इंटरवल की जरूरत है, कितने टाइम की जरूरत होती है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम भी एक टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। इसमें एक ऐसे सिस्टम की बात की जाती है जहां पे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर जो होते हैं उनको अलग अलग रेट से हम पे करते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट जो होता है वो पहले तय कर दिया जाता है और फिर लोगों से कहा जाता है काम करने के लिए। अब उसमें देखा जाता है कौन स्टैंडर्ड को अचीव कर रहा है, कौन अचीव नहीं कर रहा है। जो अचीव कर रहा होता है उसको हाई रेट से पेमेंट की जाती है और जो अचीव नहीं कर रहा होता है उसको लोअर रेट से पेमेंट की जाती है। नेक्स्ट है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन एक एटीट्यूड में चेंज होता है वर्कर्स के में और मैनेजमेंट के में, जिसकी जो सिफारिश है वो टेलर करते हैं अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट में। उनका मानना है कि जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है, उनमें एक मेंटल रिवॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए। दोनों को ये अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है
कि जो मैनेजमेंट है वो थे कि वो ये सोचे कि हम एम्प्लॉय के लिए अगर बेटर माहौल बनाएंगे तो संस्था में बेटर काम होगा और वो संस्था के हित में होगा। और एम्प्लॉय को ये सोचना चाहिए कि अगर हम बेटर काम करेंगे, एफिशिएंसी अच्छी होगी तो संस्था की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी, और संस्था की परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो नेचुरली हमको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये था आज का डिस्कशन। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।